Hello everyone and welcome back to the channel. In today's video we will be covering chapter 1, the end of bipolarity, class 12 political science in a one short go. Yes, we'll be covering the chapter in entire one go. So let's get started. So the chapter starts with this wall, ये दीवार, this Berlin Wall. So the Berlin Wall, it symbolized the division between the capitalist and the communist world, and it is the greatest symbol of the Cold War, which was built in 1961. Okay, and it was broken on 9 November 1989. It was 150 kilometers long and it stood for 28 years. Okay, so these are some of the details that you should know about the Berlin Wall. When was it built? In 1961. When was it broken? On 9 November 1989. 150 kilometers long and stood for 28 years. It was the greatest symbol of the Cold War and it symbolized the division between the capitalist and the communist world. अब ये बर्लिन वॉल कहाँ पे थी, क्यों इसने डिवाइड किया था, ऑल ऑफ दीज थिंग्स जो बहुत ही गहराई में जाननी है, ये डिटेल एक्सप्लेनेशन यू विल हैव टू वॉच. यहाँ पे हम वी आर जस्ट रिवाइजिंग द कंटेंट्स, तो उसमें हम इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे. ओके, एंड जो कोलैप्स हुआ था सेकेंड वर्ल्ड का, या फिर जब एंड हुआ था कोल्ड वॉर, तो जर्मनी विच वॉज डिवाइडेड आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज यूनिफाइड. ठीक है, जर्मनी को हमने डिवाइड किया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद. तो एज सुन एज देर वॉज द कोलैप्स ऑफ सेकेंड वर्ल्ड, एज सुन एज देर वॉज द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर, तो ये जर्मनी जो कि डिवाइड हो गया था आफ्टर द कोल्ड वॉर, अब ये यूनिफाई हो गया. ठीक है, सेकेंड थिंग क्या है, जो 8 ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज थी दैट वर द पार्ट ऑफ द सोवियत ब्लॉक रिप्लेस देयर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट इन रिस्पॉन्स टू मास डेमोन्स्ट्रेशंस. यानी कि जो 8 ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ जो कि यूएसएसआर का पार्ट थी, जैसे ही कोल्ड वॉर ख़त्म होता है वो अपनी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को रिप्लेस कर देती है इन रिस्पॉन्स टू द मास डेमोन्स्ट्रेशंस. तीसरी चीज़ क्या है, द सोवियत यूनियन स्टूड बाय एज द कोल्ड वॉर बिगैन टू एंड नॉट बाय मिलिट्री मीन्स बट एज अ रिजल्ट ऑफ मास एक्शंस बाय ऑर्डिनरी मैन एंड वीमेन. तो जो सोवियत यूनियन जो खड़ा था जैसे ही कोल्ड वॉर मतलब ख़त्म होने वाला था, तो वो ऐसे नहीं कि कोई मिलिट्री टेक ओवर था या कुछ मिलिट्री मीन्स के द्वारा ये ख़त्म हुआ. इट वॉज बिकॉज ऑफ द मास एक्शंस, इट वॉज अ रिजल्ट ऑफ मास एक्शंस ऑफ द पीपल, ऑफ द ऑर्डिनरी सिटीजन्स, एंड इवेंचुअली सोवियत यूनियन इटसेल्फ डिसइंटीग्रेटेड. तो ये सारी चीज़ें बैकग्राउंड है फॉर द एंटायर चैप्टर वे वी टॉक अबाउट द बर्लिन वॉल, कि सेकेंड वर्ल्ड ख़त्म होने से ही जर्मनी यूनिफाई हो जाता है. जो 8 ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ होती है वो अपनी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को रिप्लेस कर लेती है. सोवियत यूनियन जो होता है जैसे ही उसका एंड आ रहा होता है, तो वो ऐसा नहीं है कि कोई मिलिट्री मीन्स एंड है, बट इट वाज एज अ रिजल्ट ऑफ मास एक्शंस बाय ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन. अब हम आ जाते हैं चैप्टर की तरफ कि ये सोवियत सिस्टम क्या था. तो ये जो सोवियत सिस्टम है या फिर ये जो यूएसएसआर है, यूएसएसआर का फुल फॉर्म क्या है, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक. ये बनता कम है आफ्टर दी सोशलिस्ट रेवोल्यूशन इन रशिया इन 1917. तो जब रशिया में रेवोल्यूशन आता है, सोशलिस्ट रेवोल्यूशन आता है, तो यूएसएसआर फॉर्म होता है. ठीक है, इट वॉज इंस्पायर्ड बाय द आइडियल्स ऑफ सोशलिज्म एज अपोज टू कैपिटलिज्म. इसका क्या मानना था, सोशलिज्म, और सोशलिज्म किसके अपोजिशन में है, कैपिटलिज्म. एंड द नीड फॉर एन इगैलिटेरियन सोसाइटी, यहाँ पे इगैलिटेरियन एक इक्वल सोसाइटी की बात की जा रही है. तो द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक केम इन टू बींग आफ्टर सोशलिस्ट रेवोल्यूशन इन रशिया. रशिया में हुआ था सोशलिस्ट रेवोल्यूशन, तो उसके बाद यूएसएसआर बना था, विच वॉज इंस्पायर्ड बाय द आइडियल्स ऑफ सोशलिज्म एज अपोज टू कैपिटलिज्म एंड द नीड फॉर एन इगैलिटेरियन सोसाइटी. This was perhaps the biggest attempt in human history to abolish the institution of private property and consciously design a society based on the principles of equality. और ये उस टाइम पे एक बिगेस्ट अटैम्प्ट था कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी का इंस्टीट्यूशन है उसे हम ख़त्म कर दें और एक ऐसी सोसाइटी को बनाएं विच इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी. और हम इसको अचीव कैसे करेंगे, जो हम एक बातें कर रहे हैं तो हम इसको अचीव कैसे करेंगे, तो इसको अचीव हम ऐसे करेंगे कि जो मेकर्स है सोवियत सिस्टम के, दे गेव प्राइमेसी टू द स्टेट एंड द इंस्टीट्यूशन ऑफ द पार्टी. इन्होंने इंपॉर्टेंस किसको दी, इन्होंने जो सोवियत सिस्टम के मेकर्स थे, तो सोवियत सिस्टम के मेकर्स ने प्राइमेसी दी थी, यानी कि इम्पोर्टेंस दी थी टू द स्टेट यानी कि गवर्नमेंट, और इंस्टीट्यूशन ऑफ द पार्टी
इनको इन्होंने इम्पोर्टेंस दी थी। क्यों इम्पोर्टेंस दी थी? टू क्रिएट अ सोसाइटी विच इज़ इगैलिटेरियन और बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, ठीक है, एंड टू अबॉलिश द इंस्टीट्यूशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। जो सोवियत पॉलिटिकल सिस्टम था इट वॉज सेंटर्ड अराउंड द कम्युनिस्ट पार्टी एंड नो अदर पॉलिटिकल पार्टी और अपोजिशन वॉज अलाउड। और ये जो पूरा पॉलिटिकल सिस्टम था सोवियत पॉलिटिकल सिस्टम, तो इसमें कम्युनिस्ट पार्टी थी, सिर्फ एक ही पार्टी थी और कोई पार्टी अलाउड भी नहीं थी, ऑल अदर पार्टीज़ वर बैंड, ठीक है, कोई अपोजिशन अलाउड नहीं था, बस यही एक पार्टी थी। और जो सोवियत इकोनॉमी थी, सोवियत इकोनॉमी भी प्लान थी एंड इट वाज कंट्रोल्ड बाय द स्टेट इटसेल्फ। तो आप देख पा रहे हो हाउ मच प्राइमेसी द स्टेट वाज गिवन, ठीक है। तो हाँ, इट गिव प्राइमेसी टू द स्टेट, इंस्टीट्यूशन ऑफ द पार्टी सेंटर्ड आउट कम्युनिस्ट पार्टी एंड इकोनॉमी वाज प्लान्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द स्टेट। अब हम बात करेंगे स्प्रेड ऑफ द यूएसएसआर। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने के बाद जो सोवियत आर्मी थी, देखो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो सोवियत आर्मी थी उन्होंने ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ को लिबरेट किया था फ्रॉम द फासिस्ट फोर्सेस। देखो जैसे ये पूरा रशिया है और यहाँ पे यूरोप है, तो यूरोप में जो ये ईस्टर्न पार्ट है, ये वाला पार्ट, तो रशिया ने क्या किया था, ये जो सोवियत आर्मी है, यहाँ पे इन सोवियत आर्मी ने इन ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ की हेल्प करी थी। दे हैड हेल्प देम टू लिबरेट फ्रॉम द फासिस्ट फोर्सेस, ठीक है। और ये यूरोपियन कंट्रीज़ फिर यूएसएसआर के कंट्रोल में आ गई थी। तो इन यूरोपियन कंट्रीज़ का जो पॉलिटिकल और जो इकोनॉमिक सिस्टम था, इट वाज मॉडल्ड आफ्टर द यूएसएसआर, जो कि सोशलिस्ट था। और जो पूरी ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ थी, इनको हमने सेकेंड वर्ल्ड या फिर सोशलिस्ट ब्लॉक बोला, ठीक है। वॉर्सो पैक्ट वाज द मिलिट्री अलायंस दैट हेल्ड देम टुगेदर। और इन कंट्रीज़ को साथ में जोड़े किसने रखा? वॉर्सो पैक्ट ने। ये पैक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। सेकेंड वर्ल्ड हमने पढ़ लिया क्या होता है कि ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ जो ये थी, यूरोपियन कंट्रीज़ हो गई, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हो गई, इनके बारे में आगे भी बढ़ेंगे, तो वो सारी चीज़ें। ऐसे जो है यूएसएसआर स्प्रेड होता है बाय लिबरेटिंग दी ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ फ्रॉम दी फासिस्ट फोर्सेस। वो अपने अंदर ले लेता है और उनका पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम इन कंट्रीज़ का इट वाज मॉडल्ड आफ्टर द यूएसएसआर। अब इस पैराग्राफ में हम बात कर रहे हैं अबाउट दी एडवांटेजेस, ठीक है। एडवांटेजेस क्या है या सेलिएंट फीचर्स क्या है ऑफ द सोवियत सिस्टम? तो सबसे पहले फीचर तो यही है कि जो सोवियत इकोनॉमी थी इट वाज देन मोर डेवलप्ड देन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एक्सेप्ट फॉर द यूएस के बाद सबसे डेवलप्ड इकोनॉमी किसकी थी? सोवियत की थी। तो ये पहला पॉइंट हो गया। सेकेंड है दैट इट हैड अ कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन नेटवर्क, वास्ट एनर्जी रिसोर्सेज इंक्लूडिंग ऑयल, आयरन, स्टील, machinery production and a transport sector that connected its remotest areas with efficiency। तो सोवियत सिस्टम में काफ़ी ज़्यादा अच्छे एनर्जी रिसोर्सेज थे, जो ऑयल, आयरन, स्टील ये सब इंक्लूड करते हैं। मशीनरी प्रोडक्शन का अच्छा था। एक ऐसा ट्रांसपोर्ट सेक्टर था जहाँ पे वो रिमोटेस्ट एरियाज़ को भी एफिशिएंसी से कनेक्ट कर रहे थे। तो ये हो गया। थर्ड थिंग है कि उनके पास एक डोमेस्टिक कंज्यूमर इंडस्ट्री थी जो हर एक चीज़ को फ्रॉम द पिन्स टू द कार्स कनेक्ट करती थी, ऑल्दो उनकी क्वालिटी मैच नहीं करती थी जैसे क्वालिटी वेस्टर्न कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ की थी। द सोवियत स्टेट हैड इंश्योर्ड अ मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर इट्स सिटीजन्स, क्योंकि गवर्नमेंट जो थी वो सब्सिडीज़ प्रोवाइड करती थी। बेसिक नेसेसिटीज़ क्या होती है? हेल्थ, एजुकेशन, चाइल्ड केयर, वेलफेयर स्कीम्स। तो इन सब चीज़ों पे गवर्नमेंट सब्सिडीज़ प्रोवाइड करती थी एंड थ्रू दैट इट इंश्योर्ड अ मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर ऑल सिटीजन्स। स्टेट ओनरशिप वॉज द डोमिनेंट फॉर्म ऑफ ओनरशिप। लैंड एंड प्रोडक्टिव एसेट्स वर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द स्टेट। तो जो स्टेट ओनरशिप थी वो डोमिनेंट फॉर्म थी। जो भी लैंड है, जितने भी प्रोडक्टिव एसेट्स हैं, हर एक चीज़ जो थी वो सोवियत स्टेट के कंट्रोल में थी। और एक जो लास्ट पॉइंट है कि कोई अनएम्प्लॉयमेंट नहीं थी, सबको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाती थी। अब इस सोवियत सिस्टम के कुछ चैलेंजेस भी थे, ठीक है। क्या चैलेंजेस थे वो हम इस पैराग्राफ में पढ़ेंगे। सोवियत सिस्टम जो था वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूरोक्रेटिक और अथॉरिटेरियन हो गया था, विच वॉज मेकिंग द लाइफ वेरी डिफिकल्ट फॉर इट्स सिटीजन्स। वो डेमोक्रेसी नहीं देता था, ठीक है। फ्रीडम ऑफ स्पीच का एब्सेंस था, जिसकी वजह से लोग अपना जो नाखुशी है गवर्नमेंट से वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे। चाहे वो जोक्स में भी अगर दिखाना चाहे, कार्टून्स में, एकदम बेसिक चीज़ों में भी उनको नहीं दी जाती थी फ्रीडम ऑफ स्पीच, और डेमोक्रेसी तो थी ही नहीं, ठीक है। और ये जो इंस्टीट्यूशंस थे सोवियत स्टेट के, दे नीडेड रिफॉर्म, क्योंकि जो वन पार्टी सिस्टम था, वन पार्टी कौन सी थी? कम्युनिस्ट पार्टी। सो ये जो वन पार्टी सिस्टम था, पार्टी ऑफ द सोवियत यूनियन हैड टाइट कंट्रोल
over all the institutions and was unaccountable to the people. तो ये लोगों को अनअकाउंटेबल थी, हर एक इंस्टीट्यूशन का इस पार्टी पे कंट्रोल था, तो इसलिए it needed reforms. The party refused to recognize the urge of people in the 15 different republics that formed the Soviet Union to manage their own affairs. तो 15 कंट्रीज़ जो है सोवियत यूनियन का पार्ट है. पार्टी ने मना कर दिया कि तुम्हारी जो भी अलग अलग एस्पिरेशंस है या तुम्हें अपना खुद का अफेयर मैनेज करना है, आई डू नॉट एक्सेप्ट दैट. ऑल्दो ऑन पेपर रशिया वॉज ओनली वन. अब रशिया क्या था, इन 15 कंट्रीज़ में एक पार्ट था रशिया, लेकिन रशिया डोमिनेटेड एवरीथिंग और जो बाकी रीजन से लोग थे उनको नेग्लेक्टेड और सप्रेस्ड फील होता था. क्लियर. सो ये सारे थे चैलेंजेस इन द सोवियत सिस्टम. अब हम पढ़ेंगे इस पैराग्राफ में कि क्या सोवियत सिस्टम एक्चुअली में एक ऑल्टरनेटिव था टू द वेस्ट कैपिटलिस्ट सिस्टम. तो देखो, आर्म्स रेस में तो सोवियत यूनियन मैनेज कर पा रहा था कि वो यूएस को बीट करे फ्रॉम टाइम टू टाइम, बट इस आर्म्स रेस में भी इक्वल आने के लिए उसको काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट देनी पड़ रही थी. क्योंकि देखो, सोवियत यूनियन जो है इट लैग्ड बिहाइंड द वेस्ट इन टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो, पावर हो, और इवन वो अपनी लोगों की एस्पिरेशंस फुलफ़िल नहीं कर पा रहा था. ठीक है, क्योंकि जो वेस्ट का जो था वो कैपिटलिस्ट सिस्टम था बट डेमोक्रेटिक भी था. तो थ्रू डेमोक्रेसी द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल वर फुलफिल्ड. लेकिन यहाँ पे वो अपने लोगों के एस्पिरेशंस, चाहे वो पॉलिटिकल हो चाहे वो इकोनॉमिक हो, उसको फुलफ़िल नहीं कर पाता. टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर में भी वो लैग कर रहा था. और जो सोवियत इन्वेजन होता है ऑफ अफगानिस्तान इन 1979 वीकन द सिस्टम फर्दर. क्या होता है सोवियत इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान, इससे क्या होता है, इस पर्टिकुलर इंसिडेंट से दिस वाज द इमीडिएट कॉज फॉर द वीकनिंग ऑफ द सिस्टम. तो वेजेस तो बढ़ रहे थे लेकिन प्रोडक्टिविटी और टेक्नोलॉजी भी गिरती जा रही थी, और इसकी वजह से कंज्यूमर गुड्स में शॉर्टेज हमें देखने को मिलता है. और फूड इम्पोर्ट्स, मतलब बाहर से खाना मंगवाया जा रहा था क्योंकि शॉर्टेज हो रहा था. ठीक है, जिसकी वजह से सोवियत इकोनॉमी वॉज फॉल्टरिंग और बाद में वो स्टेगनेंट हो जाती है. क्लियर. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे गोर्बाचेव एंड द डिसइंटीग्रेशन. सो जो मिखाइल गोर्बाचेव है, ही हैड बिकम द जनरल सेक्रेटरी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द सोवियत यूनियन इन 1985. और गोर्बाचेव ने बोला कि मैं लाऊंगा कुछ रिफॉर्म्स क्यों लाने चाहिए यूएसएसआर में, क्योंकि ताकि हम जो भी टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशंस वेस्ट में हो रहे हैं उन इन्फॉर्मेशन से हमें वी आर अब्रेस्ट ऑफ दैट इन्फॉर्मेशन. और ये जो गोर्बाचेव का डिसीजन था टू नॉर्मलाइज द रिलेशंस विद द वेस्ट और डेमोक्रेटाइज एंड रिफॉर्म द सोवियत यूनियन, इसके वो इफ़ेक्ट्स हमें देखने को मिले जो ना तो खुद मिखाइल गोर्बाचेव ने ना ही किसी और ने इंटेंड करे थे, एंटिसिपेट किया हुआ. जो पीपल थे ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ में जो कि पार्ट थे सोवियत ब्लॉक का, दे स्टार्टेड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट देयर ओन गवर्नमेंट्स इन सोवियत कंट्रोल. उन्होंने स्टार्ट कर दिया कि भाई तुम तो डेमोक्रेसी की तरफ जा रहे हो, और उनको ये चीज़ अच्छी नहीं लगी तो वो अपने गवर्नमेंट को लेकर प्रोटेस्ट करते हैं. तो सोवियत यूनियन जो कि गोर्बाचेव के अंदर था डिड नॉट इंटरवीन व्हेन द डिस्टर्बेंसेस अकर एंड द कम्युनिस्ट regimes collapsed वन आफ्टर अनदर. तो इसमें क्या होता है कि जब लोगों ने प्रोटेस्ट किया तो उनको कुछ रिएक्शन देना चाहिए था, बट गोर्बाचेव की गवर्नमेंट ने कुछ इंटरवेंशन नहीं किया, जिसकी वजह से it was accompanied by a rapidly escalating crisis within the USSR that hastened its disintegration. तो क्या होता है, वो गोर्बाचेव कुछ इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रिफॉर्म्स लाता है अलॉन्ग साइड डेमोक्रेटाइजेशन. तो ये रिफॉर्म्स जो थे वो उसकी पार्टी के अंदर में ही लोग जो है उसे अपोज कर रहे थे. तो एक कूप होता है 1991 में विच वॉज एनकरेज बाय द कम्युनिस्ट पार्टी हेडलाइनर्स. यहाँ पे जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रिफॉर्म्स क्या थे वो थे ग्लासनोस्ट और पेरिस्ट्रोइका. The people had tasted freedom by then and did not wanted the old style rule of communist party. तो यहाँ पे बोरिस येल्त्सिन एक नेशनल हीरो इमर्ज करता है अपोजिंग दिस होप. रशियन रिपब्लिक जो होती है, येल्त्सिन यहाँ पे एक पॉपुलर इलेक्शन जीतता है एंड ही बिगैन टू शेक ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड कंट्रोल. जो पावर होती है वो सोवियत से रिपब्लिक में जाने लगती है, और जो यूरोपियनाइज पार्ट होता है सोवियत यूनियन का, वो अपने आप को एज सॉवरेन स्टेट्स देखने लगता है कि उन स्टेट्स के पास पावर आ जाए. जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स होते हैं उन्होंने कोई इंडिपेंडेंस मांगी नहीं थी और उनको सोवियत फेडरेशन के साथ ही रहना था. बट क्या होता है, दिसंबर 1991 में येल्त्सिन के लीडरशिप के अंदर रशिया, यूक्रेन और बेलारूस, ये 3 ऐसे मेजर रिपब्लिक्स हैं जो कि डिक्लेयर कर देते कि सोवियत यूनियन वॉज डिसबैंडेड. ठीक है, इसी के साथ साथ जो कम्युनिस्ट पार्टी होती है वो भी, उस पर भी बैन लगा दिया जाता है, और कैपिटलिस्ट और डेमोक्रेसी जो है वो अडॉप्ट की ली जाती है एज द बेसिस फॉर द पोस्ट सोवियत रिपब्लिक्स. ये जो डिक्लेरेशन होता है ऑन द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द यूएसएसआर, इसके साथ ही बनता है कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स.
फॉर दी सेंट्रल एशियन वंस, क्योंकि सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स का कोई इंडिपेंडेंस नहीं जा रही थी, तो उनके लिए तो ऐसा शौक था कि बताओ तुमने सोवियत यूनियन को डिसइंटीग्रेट कर दिया। तो इन रिपब्लिक्स को एक्सक्लूजन से टू मेक देम हैप्पी ये चीज़ फॉर्म की गई थी एंड इन कंट्रीज़ को हमने फाउंडिंग मेम्बर्स बना दिया था। रशिया को अब एज ए सक्सेसर माना गया था ऑफ द सोवियत यूनियन। इट इनहेरिटेड द सोवियत सीट इन द यूएनएससी, और रशिया जो है सारे इंटरनेशनल ट्रीटीज़ और कमिटमेंट्स जो है सोवियत यूनियन के उसको एक्सेप्ट करता है। It took over as the only nuclear state of the post-Soviet space and carried out some nuclear disarmament measures with the US, और सोवियत यूनियन जो है वो ख़त्म हो चुका था। अब हम देखेंगे कि सोवियत यूनियन एक्चुअल में डिसइंटीग्रेट हुआ तो हुआ क्यों, क्या रीजंस थे। तो सबसे पहला जो रीजंस है वो है इंटरनल वीकनेस ऑफ द सोवियत पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन एंड इट ऑल्सो फेल टू मीट द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल। तो देखो इकोनॉमिक स्टैग्नेशन थी काफ़ी सालों तक, जिस इकोनॉमिक स्टैग्नेशन की वजह से हमें कंज्यूमर शॉर्टेजेस देखने को मिली एंड देयर वाज लास्ट सेक्शन ऑफ द सोवियत सोसाइटी विच स्टार्टेड डाउटिंग द सिस्टम। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि इकोनॉमी स्टैग्नेट कैसे हुई और ये सिस्टम इतना वीक क्यों हुआ। तो सिंपल सा आंसर ये है, जो सोवियत इकोनॉमी थी वो मोस्टली अपने सारे रिसोर्सेज न्यूक्लियर और मिलिट्री आर्सेनल मेंटेन करने में लगाती थी सो दैट इट कैन मैच विद द आर्म्स रेस विद यूएस, और दूसरी चीज़ वो डेवलपमेंट में लगाती थी ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ का और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स का। इन दोनों चीज़ों की वजह से क्या हुआ कि इकोनॉमिक बर्डन हमें देखने को मिला विच द सिस्टम कुड नॉट कोप विद। एट द सेम टाइम जो ऑर्डिनरी सिटीजन्स थे वो और ज़्यादा नॉलेजेबल होते गए कि क्या वेस्ट में क्या एडवांसेस हो रहे हैं। ठीक है, वो अपने सिस्टम और वेस्ट के सिस्टम के बीच में डिस्पैरिटीज़ देखने लगे, और आफ्टर ईयर्स ये जो सोवियत सिस्टम का जो बैकवर्डनेस था देन दी वेस्टर्न कैपिटलिज्म, तो इट केम एज अ पॉलिटिकल एंड साइकोलॉजिकल शॉक। सेकेंड चीज़ क्या है, द सोवियत यूनियन हैड बिकम स्टेगनेंट एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल सेंस में भी। इकोनॉमिक स्टेगनेशन तो ही बट एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल सेंस में भी हुई, क्योंकि जो कम्युनिस्ट पार्टी सोवियत यूनियन को रूल कर रही थी फॉर ओवर 70 ईयर्स वो लोगों को अकाउंटेबल नहीं थी। ठीक है, ऑर्डिनरी पीपल धीरे धीरे एलियनेट होने लगे, किस चीज़ से, करप्शन से, स्लो एडमिनिस्ट्रेशन से, इनेबिलिटी ऑफ द सिस्टम टू करेक्ट इट मिस्टेक्स। ठीक है, फिर वो अनविलिंग थे, वो ये नहीं चाहते थे कि गवर्नमेंट में ओपननेस आए। ठीक है, सेंट्रलाइजेशन थी एक अथॉरिटी इतने बड़े लैंड में, और पार्टी ब्यूरोक्रेट्स को ज़्यादा प्रिविलेजेस मिल रहे थे देन दी ऑर्डिनरी सिटीजन्स। तो पीपल दे स्टार्टेड कि वो अपने सिस्टम से, अपने रूलर्स से ही आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे, और गवर्नमेंट जो थी इट लॉस्ट द पॉपुलर बैकिंग। तीसरी चीज़ यहाँ पे बोली जा रही है कि जो गॉर्बाचेव रिफॉर्म लाया था वो इन्हीं प्रॉब्लम से डील करना चाहता था। ठीक है, इकोनॉमी से, कैचअप विद द वेस्ट से, जो एडमिन सिस्टम ख़राब हो रहा है उससे। लेकिन तब भी सोवियत यूनियन कोलैप्स क्यों हुआ, तो इसका जो आंसर है वो कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि दो टाइप के लोग थे। ठीक है, पहले तो था कि कुछ ऐसे सेक्शन था सोवियत सोसाइटी का जो उनको लगता था कि जो गॉर्बाचेव रिफॉर्म्स ला रहा है वो बहुत ज़्यादा जल्दी ला रहा है, सो दे वर डिसअपॉइंटेड, वो इम्पेशेंट थे उसके मेथड से, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने सोचा था कि हम बेनिफिट होंगे उन तरीक़ों से वो बेनिफिट नहीं हो रहे थे, बहुत धीरे धीरे बेनिफिट हो रहे थे। ऑन दी अदर हैंड कुछ ऐसे मेंबर्स थे कम्युनिस्ट पार्टी के जो सर्व हो रहे थे बाय द सिस्टम, उन्होंने एग्जैक्टली ऑपोजिट व्यू लिया। उनको लग रहा था कि उनकी जो पावर है, उनकी जो प्रिविलेजेस है वो इरोड हो रहे हैं, और गॉर्बाचेव बहुत जल्दी मूव करे। यहाँ पे लग रहा था कि वो बहुत जल्दी मूव कर रहे हैं, उसे धीरे मूव करना चाहिए, और यहाँ पे लग रहा है वो बहुत धीरे कर रहे हैं, उसे और जल्दी मूव करना चाहिए। तो एक टग ऑफ वॉर लाइक सिचुएशन हो गई, जहाँ पे गॉर्बाचेव जो है वो हर तरह से अपना सपोर्ट खो देता है और पब्लिक ओपिनियन डिवाइड हो जाते हैं। तो वो लोग जो उसके साथ भी थे वो भी ऐसे डिसइल्यूजन हो जाते हैं, क्योंकि गॉर्बाचेव अपनी पॉलिसीज़ को एडिक्वेटली डिफेंड नहीं कर पाते हैं। अब ये सारी चीज़ें कोलैप्स, चलो ऑल दिस माइट नॉट हैव लेड टू द कोलैप्स, बट फॉर अनदर डेवलपमेंट दैट सरप्राइज मोस्ट ऑब्जर्वर्स एंड इंडीड मनी इनसाइडर्स। क्या था वो थर्ड डेवलपमेंट, राइज ऑफ नेशनलिज्म एंड डिज़ायर फॉर सोवरेनिटी। ठीक है, ये थर्ड डेवलपमेंट था। इसमें जो वेरियस रिपब्लिक्स थे, रशिया को इंक्लूड करके जो बाल्टिक रिपब्लिक्स हो गए, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, यूक्रेन, जॉर्जिया, इन सब ने प्रूव किया द राइज ऑफ नेशनलिज्म और सोवरेनिटी कि एक फाइनल और मोस्ट इमीडिएट कॉज था फॉर द डिसइंटीग्रेशन। इसमें भी डिफरेंट व्यूज़ देखने को मिलते हैं। एक व्यू ये है कि जो नेशनलिस्ट अर्जेस और जो नेशनलिस्ट फीलिंग्स हैं ये हिस्ट्री में रही है, थ्रू आउट द हिस्ट्री रही है। तो अगर गॉर्बाचेव रिफॉर्म्स लाता या ना भी लाता तो भी सोवियत यूनियन के अंदर एक इंटरनल स्ट्रगल होता। लेकिन ये व्हाट इफ़ है, व्हाट इफ़ मतलब कि हम ऐसा मान के चल रहे कि अगर ऐसा हुआ होता तो, ठीक है, अगर गॉर्बाचेव रिफॉर्म्स नहीं लाता, अभी तो ये लाया, अगर नहीं लाता तो तब भी तो ये नेशनल फीलिंग्स आनी थी और ये प्रॉब्लम होती है, इंटरनल स्ट्रगल होता है इसमें।
But surely it is not an unreasonable view that given the size and diversity of the Soviet Union, its growing internal problems. ठीक है, ये वैलिड रीज़न भी है, हम ऐसे सोच भी सकते हैं क्योंकि इतना बड़ा लैंड था, है ना। दूसरा क्या था कि जो गॉर्बाचेव का रिफॉर्म्स था उसने एक्चुअली स्पीड अप कर दिया और इंक्रीज़ कर दिया नेशनल डिससेटिस्फैक्शन को एक इतने पॉइंट तक कि जो गवर्नमेंट और रूलर्स थे वो उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। और कोल्ड वॉर के थ्रू ये जो नेशनलिस्ट अनरेस्ट था वो इतना स्ट्रॉन्ग हो गया कि विद द सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स की एथनिक और रिलीजियस डिफरेंसेस की वजह से और अपनी इकोनॉमिक बैकवर्डनेस की वजह से तब भी ये आपका हमें देखने को मिला डिसइंटीग्रेशन, ठीक है। क्योंकि अगर आप देखते हो कोल्ड वॉर में यहाँ पे दो चीज़ों में ये बटे हुए थे। एक तो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हो गए जो बैकवर्ड एरियाज़ थे जिसमें बहुत ज़्यादा एथनिक और रिलीजियस डिफरेंसेस थे, तो एक तो ये लोग थे। एक थे बाल्टिक एरियाज़, यूक्रेन, जॉर्जिया, ये लोग यूरोपियन और प्रॉस्पेरस स्टेट्स थे और ये लोग ज़्यादा प्राइस पे कर रहे थे फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दिस, तो इसकी वजह से भी कुछ रीज़न दिया जाता है। तो ये तो हो गया हमारा कि वाई डिड इट डिसइंटीग्रेट। अब हम बात करेंगे कि डिसइंटीग्रेशन के बाद कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे। जब सोवियत यूनियन ख़त्म हुआ तो उसके बाद के कॉन्सिक्वेंसेस जो है 3 मेन कॉन्सिक्वेंसेस थे। पहला जो था इट वॉज द एंड ऑफ कोल्ड वॉर कन्फ्रंटेशंस, मतलब ये जो आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट थी कि क्या सोशल सिस्टम कैपिटलिस्ट सिस्टम को बीट कर पाएगा, ये कोई इशू नहीं रहा, ठीक है। और ये डिस्प्यूट जो था मिलिट्री इसमें इंगेज करी हुई थी दोनों ब्लॉक्स की, विच हैड ट्रिगर्ड अ मैसिव आर्म्स रेस, एक्यूमुलेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, जिसकी वजह से एग्जिस्टेंस हुआ मिलिट्री ब्लॉक्स का। तो इसके एंड की वजह से मतलब क्या हुआ कि ये जो एंड था आर्म्स रेस पे वो भी हो गया और एक पॉसिबल न्यू पीस इमर्ज किया। सेकंड क्या है, जो पावर रिलेशंस है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में वो चेंज हो गए और जो रिलेटिव इन्फ्लुएंस है आइडियाज़ का इंस्टीट्यूशंस वो भी चेंज हो गया। जब कोल्ड वॉर हुआ तो 2 पॉसिबिलिटीज़ थी, या तो एक वर्ल्ड एक यूनिपोलर सिस्टम में आ जाएगा या मल्टीपोलर सिस्टम में आ जाएगा। यूनिपोलर मतलब सिर्फ एक ही पावर रहेगी, जो रिमेनिंग सुपर पावर है दैट इज़ द यूएस, वो डोमिनेट करेगी और वो अपना एक यूनिपोलर सिस्टम बनाएगी। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या थी, मल्टीपोलर, जहाँ पे अलग अलग कंट्रीज़ या फिर ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ एक साथ आएंगी और इम्पॉर्टेंट प्लेयर्स हो जाएंगी इंटरनेशनल सिस्टम में, देयर बाय ब्रिंगिंग अ मल्टीपोलर सिस्टम, ठीक है। और यहाँ पे कोई भी एक पावर डोमिनेट नहीं करेगी। बट हमें आउटकम क्या देखने को मिलता है कि यूएस जो है एज अ सोल सुपर पावर इमर्ज करती है एंड बैक्ड बाय द पावर एंड द प्रेस्टीज ऑफ यूएस, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी अब डोमिनेंट इकोनॉमिक सिस्टम बन जाता है इंटरनेशनली। वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जैसे इंस्टीट्यूशंस पावरफुल एडवाइसेस बन जाते हैं और ये लोन देते हैं दूसरी कंट्रीज़ को फॉर देयर ट्रांजिशन टू द कैपिटलिस्ट सिस्टम। पॉलिटिकली भी ये जो नोशन है लिबरल डेमोक्रेसी का, इट इमर्ज एज द बेस्ट वे टू ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल लाइफ। तीसरा कॉन्सिक्वेंस क्या है कि जो एंड होता है सोवियत ब्लॉक का, इट मेंट द इमर्जेंस ऑफ मेनी न्यू कंट्रीज़। तो हर एक कंट्री की खुद की इंडिपेंडेंट एस्पिरेशंस होती है, चॉइसेस होती है, जैसे कि जो बाल्टिक और ईस्ट यूरोपियन स्टेट्स हो गए उनको यूरोपियन यूनियन ज्वाइन करना था और नाटो का पार्ट बनना था। सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ wanted to take advantage of their geographical location and continue their close ties with Russia, ठीक है। और उनको अपने टाइज वेस्ट के साथ भी इस्टेब्लिश करने थे, चाइना के साथ, दूसरे लोगों के साथ भी इस्टेब्लिश करने थे। तो ये जो इंटरनेशनल सिस्टम था इट सॉ मेनी न्यू प्लेयर्स इमर्ज, सबकी खुद की आइडेंटिटी, इंटरेस्ट, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डिफिकल्टीज़ थी, ठीक है। अब हम बात करेंगे शॉक थेरेपी इन द पोस्ट कम्युनिस्ट रेजिम्स। तो यहाँ पे जैसे ही कम्युनिज्म ख़त्म होता है तो उसके बाद शॉक थेरेपी आती है। शॉक थेरेपी क्या है? शॉक थेरेपी इज़ बेसिकली द पेनफुल प्रोसेस ऑफ ट्रांजिशन। यहाँ पे एक अथॉरिटेरियन सोशल सिस्टम से हम डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम की तरफ जा रहे हैं। तो ये जो हम अथॉरिटेरियन सोशल सिस्टम से कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसी की तरफ जा रहे हैं, तो ये जो प्रोसेस है ये बहुत पेनफुल है और इसी प्रोसेस ऑफ ट्रांजिशन को हमने क्या बोला है? शॉक थेरेपी बोला है। अब ये जो मॉडल है ट्रांजिशन का, ये कहाँ कहाँ पे हुआ था? एक तो ये तो रशिया में, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में और यूरोप में। एंड ऑल ऑफ दिस वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द वर्ल्ड बैंक एंड IMF। इसी को हम क्या बोलते हैं? शॉक थेरेपी। अब शॉक थेरेपी वेरी करी है इंटेंसिटी में, स्पीड में अमंग द फॉर्मर सेकेंड वर्ल्ड कंट्रीज़, बट जिसकी डायरेक्शन और फीचर्स है वो क्वाइट सिमिलर है। मतलब इन प्रैक्टिस क्या हुआ था जब शॉक थेरेपी आया था कि हर एक कंट्री को एक टोटल शिफ्ट मारना था कैपिटलिस्ट इकोनॉमी से, ठीक है, सोशल सिस्टम को हटा के कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में शिफ्ट मारना था। इसका मतलब क्या हुआ कि हर वो एक स्ट्रक्चर जो कि सोवियत पीरियड में इवॉल्व हुआ है उसे हम बिल्कुल ही ख़त्म कर देंगे।
जो प्राइवेट ओनरशिप है अब वो डोमिनेंट पैटर्न होगी ऑफ द ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी। यहाँ पे स्टेट कंट्रोल एसेट्स नहीं होंगे, ठीक है। प्राइवेटाइजेशन होगा स्टेट एसेट्स का और कॉर्पोरेट ओनरशिप पैटर्न्स इमीडिएटली लाई जाएंगी। जो कलेक्टिव फार्म्स थे वो रिप्लेस हो गए थे बाय प्राइवेट फार्मिंग एज कैपिटलिज्म आया एग्रीकल्चर में। और ये जो ट्रांजिशन था इट रूल्ड आउट एनी ऑल्टरनेट और थर्ड वे अदर देन स्टेट कंट्रोल सोशलिज्म और कैपिटलिज्म। फिर हमें ड्रास्टिक चेंज देखने को मिलता है एक्सटर्नल ओरिएंटेशन में, मतलब डेवलपमेंट अब ट्रेड से होता था, ठीक है, और एकदम सडनली हमने कंप्लीट स्विच किया फ्री ट्रेड पे। फ्री ट्रेड, FDI ये मेन इंजन्स थे चेंज के और ये इन्वॉल्व करते थे ओपननेस टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल ओपनिंग अप और डीरेगुलेशन एंड करेंसी कन्वर्टेबिलिटी। 6 पॉइंट है कि जो ट्रांजिशन आता है इट ऑल्सो इन्वॉल्व कि हम ब्रेकअप करें एग्जिस्टिंग ट्रेड अलायंसेस थे अमंग द कंट्रीज़ ऑफ द सोवियत ब्लॉक। मतलब सोवियत ब्लॉक की जो कंट्रीज़ थी, जैसे मान लो ये सोवियत ब्लॉक की कंट्रीज़ है, तो इनका खुद के साथ ट्रेड अलायंस होगा, तो हमें खुद के साथ ट्रेड अलायंस हटा के डायरेक्टली वेस्ट से लिंकअप करना है। तो ये 6 पॉइंट था जहाँ पे कि स्टेट्स वर दस टू बी ग्रेजुअली अब्सॉर्ब इन द वेस्टर्न इकोनॉमिक सिस्टम और वेस्टर्न कैपिटलिस्ट स्टेट्स अब लीडर्स बन गए और उन्होंने गाइड किया, कंट्रोल किया इन रीजन्स के डेवलपमेंट को। अब इस जो शॉक थेरेपी आया इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे? तो शॉक थेरेपी जो कि हमने 1990s में देखा, इसने लोगों को एक यूटोपिया में डाल दिया ऑफ मास कंजम्पशन। इकोनॉमीज रूइन हुई, डिज़ास्टर आ गया लोगों के ऊपर इन द एंटायर रीजन। हुआ क्या था ऐसा? तो जो रशिया में जो स्टेट कंट्रोल्ड इंडस्ट्रीज़ थी, ठीक है, वो सारी कोलैप्स कर गई। 90% ऑफ द इंडस्ट्रीज़ वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स और कंपनीज़ को सेल में दे दिए गए, ठीक है। रीस्ट्रक्चरिंग जो थी वो मार्केट फोर्सेस से कैरी की जा रही थी, गवर्नमेंट की इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ से नहीं, जिसकी वजह से हमें वर्चुअल डिसअपीयरेंस ऑफ एंटायर इंडस्ट्रीज़ देखने को मिलता है, जिसको हम लार्जेस्ट गैराज सेल इन हिस्ट्री बोलते हैं, क्योंकि जो वैल्यूएबल इंडस्ट्रीज़ थी उनकी वैल्यू कम करके उन्हें ऐसे ही थ्रो अवे प्राइसेस में बेच दिया। सिटीजन्स को ना वाउचर्स दे देते थे कि वो पार्टिसिपेट करें और ये वाउचर्स को दे वुड सेल इट इन ब्लैक मार्केट। जिन लोगों को भी पैसे चाहिए होते थे तो ये वाउचर्स भी ब्लैक मार्केट में चले जाते थे। जो रशियन करेंसी जो रूबल है उसकी वैल्यू ड्रामेटिकली डिक्रीज़ होती है, डिक्लाइन होती है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ता है, लोगों की सारी सेविंग्स ख़त्म हो जाती है। जो कलेक्टिव फार्म सिस्टम था वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है, तो फूड सिक्योरिटी जो है वो बिल्कुल ही कम हो जाती है। रशिया को बाहर से खाना इंपोर्ट करना पड़ता है। जो रियल GDP थी रशिया की 1999 में वॉज बिलो व्हाट इट वाज इन 1989 में जो GDP थी उससे भी कम 1999 में हो जाती है, ठीक है। जितने भी पुराने सिस्टम्स थे सोशल वेलफेयर के वो सब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट सब्सिडीज़ जो है वो हेल्प करती है लोगों को, है ना। बट यहाँ पे विड्रॉयल से लोग पॉवर्टी में चले गए। जो मिडिल क्लासेस थी दे वर पुश टू द पेरिफेरी ऑफ द सोसाइटी, और जो एकेडमिक जो इंटेलेक्चुअल मैन पावर था वो डिसइंटीग्रेट हो गया, तो वो माइग्रेट कर गए। माफिया इमर्ज हो गए इन कंट्रीज़ में, जो कि जिन्होंने अपना कंट्रोल स्टार्ट किया मैनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में। और जो प्राइवेटाइजेशन होता है उससे डिस्पैरिटी आती है। तो जो पोस्ट सोवियत स्टेट्स थे स्पेशली रशिया, दे वर डिवाइडेड बिटवीन रिच एंड पुअर रीजन्स, ठीक है। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बढ़ने लगी लोगों के बीच में। अब हम देखते हैं कुछ पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन था इट वाज ड्राफ्टेड इन अ हरी, ठीक है। तो रशिया में एक स्ट्रॉन्ग जो एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट था उसके पास बहुत सारी पावर्स थी, उसने इलेक्टेड पार्लियामेंट को वीक छोड़ दिया। तो जैसे सेंट्रल एशिया में जो प्रेसिडेंट था उसके पास ज़्यादा पावर्स थी और वो अथॉरिटेरियन बन गया। प्रेसिडेंट्स ऑफ तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान उन्होंने अपने आप को अपॉइंट किया पावर पे, पहले 10 सालों के लिए, फिर 10 सालों के लिए एक्सटेंड कर दिया। तो उन्होंने कोई अपोजिशन भी अलाउ नहीं किया, कोई डिसेंट अलाउ नहीं किया, और जो जुडिशल कल्चर होते हैं, जो इंडिपेंडेंस होती है जुडिशरी की, वो भी नहीं थी, वो इस्टेब्लिश होने को थी। इन कंक्लूजन के हम क्या बोल सकते हैं कि जो इकोनॉमीज़ थी रशिया में इट स्टार्टेड रिवाइविंग इन 2000, ठीक है। 10 साल बाद अपने इंडिपेंडेंस के बाद उनकी इकोनॉमीज़ जाके रिवाइव कर पाती। और रीज़न क्या है इकोनॉमिक रिवाइवल का? दैट इज़ कि एक्सपोर्ट होने लगा नेचुरल रिसोर्सेज का, जैसे कि ऑयल, नेचुरल गैस, मिनरल्स। अज़रबैजान, कज़ाकिस्तान, रशिया, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ये कंट्रीज़ क्या है मेजर ऑयल और गैस प्रोड्यूसर्स है। बाकी कंट्रीज़ जो थी छोटी बाकी कंट्रीज़ वो अपनी ऑयल पाइपलाइंस देने लगी, निकाली थी, तो उनको रेंट देना पड़ता था, उनको मतलब रेंट मिल जाता था, क्योंकि वो ऑयल पाइपलाइंस अपनी टेरिटरीज से गुजरने देती थी।
कुछ मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो गई थी। तो इन सारे रीज़न की वजह से रशिया की इकोनॉमी रिवाइव करना स्टार्ट करती है। अभी हमारा लास्ट टॉपिक है चैप्टर का, विच इज़ टेंशंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। सो मोस्ट ऑफ द जो फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक्स होते हैं वो कॉन्फ्लिक्ट्स में प्रोन थे। सिविल वॉर हुई थी, इंसर्जेंसीज हुई थी। जैसे रशिया में 2 रिपब्लिक्स थे, चेचन्या और दागिस्तान। इन्होंने वायलेंट सेक्सेशनिस्ट मूवमेंट्स देखे। मॉस्को का जो मेथड था इन डीलिंग विद द चेचन रिबेल्स एंड इनडिस्क्रिमिनेट मिलिट्री बॉम्बिंग्स, इट हैड लेड टू ह्यूमन राइट वायलेशंस, ठीक है, जिसकी वजह से जो एस्पिरेशंस थी फॉर द इंडिपेंडेंस वो भी फेल हो गई। सेंट्रल एशिया में जो तजाकिस्तान था उसने सिविल वॉर देखी जो कि 10 सालों तक चली, द कंट्री टिल 2001। और तजाकिस्तान को रीजन एज अ होल देखे तो यहाँ पे काफ़ी सारे सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं। अज़रबैजान में प्रोविंस है नगोर्नो काराबाग, तो यहाँ पे लोकल आर्मेनियंस को आर्मेनिया ज्वाइन करना है। जॉर्जिया खुद के इंडिपेंडेंस की डिमांड कर रही है, विच कम्स फ्रॉम 2 प्रोविंसेस। सिविल वॉर हो रहा है, ठीक है, जो एग्जिस्टिंग मूवमेंट से अगेंस्ट द एग्जिस्टिंग रिजीम्स, कहाँ पर यूक्रेन, किर्गिस्तान और जॉर्जिया। कंट्रीज और प्रोविंसेस फाइट कर रही है फॉर द रिवर वाटर्स, तो इंस्टेबिलिटी आ रही है विच इज़ मेकिंग द लाइफ डिफिकल्ट फॉर द ऑर्डिनरी सिटीजन्स। सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के पास वास्ट हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज हैं, तो एक जोन बन चुका है ऑफ कॉम्पिटिशन बिटवीन द आउटसाइड पावर्स और ऑयल कंपनीज। 11 सितंबर 2001 के बाद यूएस को मिलिट्री बेस चाहिए थे इस रीजन में, तो दे पेड द गवर्नमेंट टू अलाउ द एयरप्लेन्स टू फ्लाई ओवर द टेरिटरी ड्यूरिंग वॉर। रशिया अपने स्टेट्स को परसीव करता है एज नियर अब्रॉड क्योंकि वो उनके इन्फ्लुएंस में है। चाइना के भी इंटरेस्ट यहाँ पे है क्योंकि ऑयल रिसोर्सेज देखने को मिलता है। ईस्टर्न यूरोप की अगर हम बात करें तो जो ज़ेकोस्लोवाकिया है वो पीसफुली स्प्लिट हो जाती है। ज़ेक्स और स्लोवाक्स में इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ फॉर्म करती है। यूगोस्लाविया स्प्लिट हो जाती है आफ्टर 1991 और ये ब्रोक हो जाती है इंटू क्रोशिया, स्लोवेनिया, बोस्निया, ठीक है, और अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर देते हैं। एथनिक सर्ब्स जो होते हैं वो अपोज करते हैं और मैसेकर होता है नॉन सर्ब बोस्नियंस का, और यहाँ पे फिर नाटो इंटरवेंशन होता है। अच्छा, ये चीज़ होती है। ये सेकंड लास्ट टॉपिक था। लास्ट टॉपिक है इंडिया और पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज़। तो इंडिया ने अच्छे रिलेशंस बनाए हैं हर एक पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज़ के साथ, लेकिन जो स्ट्रॉन्गेस्ट रिलेशन है वो रशिया के साथ ही रहा है। इंडिया और रशिया के रिलेशन जो है वो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इन इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी, ठीक है। वो एक हिस्ट्री ऑफ ट्रस्ट और कॉमन इंटरेस्ट में एम्बेडेड है। जैसे इंडियन हीरोज़ हो गए वो अमिताभ बच्चन, राज कपूर से लेके सब के नाम रशिया के घरों में पता है, ठीक है। हिंदी फिल्म सॉन्ग्स ये सब भी उस रीजन में हम देखने को मिलता है। रशिया और इंडिया एक ऐसा विजन शेयर करते हैं, कैसा, मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर का। मल्टीपोलर वर्ल्ड से वो उनका मतलब है कि को एग्जिस्टेंस ऑफ सेवरल पावर्स इंटरनेशनल सिस्टम, कलेक्टिव सिक्योरिटी, जहाँ पे अगर किसी एक कंट्री पर अटैक हो रहा है तो उसको ऐसा देखा जाए कि वो हर एक कंट्री के लिए थ्रेट है और उसको एक कलेक्टिव रिस्पॉन्स दिया जाए, ठीक है। ग्रेटर रीजनलिज्म हो गया, नेगोशिएटेड सेटलमेंट्स हो गए फॉर इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स, इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी हो गई हर एक कंट्री की, डिसीजन मेकिंग हो गई थ्रू द बॉडीज़ लाइक यूएन, जो विच शुड बी स्ट्रेंथन्ड, डेमोक्रेटाइज एंड एम्पावर्ड। तो 80 बायलैटरल एग्रीमेंट से ज़्यादा साइन हुए हैं बिटवीन इंडिया एंड रशिया एज पार्ट ऑफ द इंडो रशियन स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट ऑफ 2001। और इंडिया को बेनिफिट मिला है रशिया से ऑन द इशूज़ लाइक कश्मीर, एनर्जी सप्लाईज, शेयरिंग इन्फॉर्मेशन और इंटरनेशनल टेररिज्म, ये सारी चीज़ें। रशिया स्टैंड्स टू बेनिफिट फ्रॉम इट दिस रिलेशनशिप बिकॉज इंडिया एक सेकेंड लार्जेस्ट आर्म मार्केट है रशिया के लिए। इंडियन मिलिट्री को हार्डवेयर रशिया से मिलता है। इंडिया एक ऑयल इंपोर्टिंग नेशन है, तो रशिया इज़ इम्पोर्टेंट टू इंडिया एंड हैज़ रिपीटेडली कम टू द असिस्टेंस ऑफ इंडिया ड्यूरिंग इट्स ऑयल क्राइसिस, ठीक है। इंडिया अपनी एनर्जी इंपोर्ट्स बढ़ाना चाहता है फ्रॉम रशिया। कोऑपरेशन विद दीज रिपब्लिक्स इंक्लूड्स पार्टनरशिप और इन्वेस्टमेंट इन ऑयल फील्ड्स। रशिया इंपॉर्टेंट है इंडिया के न्यूक्लियर एनर्जी प्लान्स के लिए, और उसने असिस्ट भी किया है इंडिया की स्पेस इंडस्ट्री को बाय गिविंग द cryogenic rockets for example. And with this our chapter comes to an end, and that is it for this video. Thank you.